हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं हिंदी इलेक्टिव कोर्स का गद्य पाठ ज्योतिबा फुले, जिसकी लेखिका हैं सुधा अरोड़ा जी। छात्रों, सबसे पहले पाठ का संक्षेप में परिचय जानेंगे, फिर मैं आपको इसकी समरी यानी इसका सार समझाऊंगी और फिर अंत में प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। आइए शुरू करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के प्रेरक जीवन चरित्र को दिखाया गया है। फुले दंपत्ति ने अछूतों, शोषितों, महिलाओं, विधवाओं आदि के उद्धार का प्रण लिया और उसके लिए संघर्ष भी किया। उन्होंने उस समय में प्रचलित सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों का विरोध किया और समाज के निचले वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। यानी फुले जी के समय में जो सामाजिक रूढ़ियां, मान्यताएं गलत थीं, संकीर्ण थीं, जिनसे समाज का भला नहीं हो सकता, उनका उन्होंने विरोध किया और इस तरह से समाज का जो निचला वर्ग है उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनका अधिकार चाहते थे कि उन लोगों को उनका अधिकार मिले। उन्होंने ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज उठाई। जो ब्राह्मण समाज का प्रभुत्व चला आ रहा था, ब्राह्मण समाज का बोलबाला था, और पूंजीवादी यानी जो पैसे वाले लोग थे, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, क्योंकि इन दोनों के कारण ही दलितों यानी शूद्रों या निचली जाति के लोगों का भला नहीं हो पा रहा था। उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग का ही एकाधिकार नहीं है। यानी ब्राह्मण वर्ग ये सोचता था कि पढ़ाई लिखाई, और पूंजीवादी जिसके पास रुपया पैसा है वो ये सोचते थे कि भाई शिक्षा तो जैसे उन्हीं की मोनोपोली है, उन्हीं का ही केवल अधिकार है। केवल किसी वर्ग विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था हो वह किसी काम की नहीं है। उन्होंने ये बात कही, फुले जी ने, कि अगर शिक्षा किसी एक वर्ग को फायदा पहुंचाती है तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है, और उसका कोई लाभ नहीं है तो वो किसी के कोई काम की है ही नहीं, वो व्यर्थ है, वो बेकार की वस्तु है। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सभी का हक है और शिक्षा ही समाज में सभी को समानता और शोषण की मुक्ति दिला सकती है। शोषण अगर हो रहा है कहीं पर तो उससे मुक्ति तभी दिला सकती है क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, उसे ज्ञान हो, उसे समझ हो, और समझ किससे आती है? एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से। उन्होंने कहा कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं और पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। इसके लिए फुले दंपत्ति यानी दोनों पति पत्नी ज्योतिबा फुले जी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी, दोनों ने समाज का तिरस्कार भी और व्यापक विरोध भी सहा। लोगों ने उनका बहुत तिरस्कार किया, उन पर लांछन लगाए, है ना, उन्हें उपेक्षित किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना संघर्ष नहीं त्यागा। इस तरह से ये पाठ उनके संघर्ष की कहानी तो कहता ही है, साथ ही आधुनिक प्रबुद्ध वर्ग के समक्ष आदर्श दंपत्ति का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ लेखिका ये कहना चाहती हैं कि ये पाठ में हमें पता चलता है, इस पाठ में, कि उन्होंने किस तरह संघर्ष किया, उनका संघर्ष किस प्रकार से आगे बढ़ा, उन्होंने क्या क्या झेला, और साथ ही साथ आजकल के जो युवा दंपत्ति हैं, जो पति पत्नी हैं आजकल के, अपने आप को जो पढ़े लिखे मानते हैं, और किस तरह से वो अलगाव जब उनका हो जाता है, इतने साल साथ रहते हैं, अलगाव हो जाता है, फिर एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, उनके लिए भी ये आइडियल कपल के रूप में उभर कर आते हैं फुले दंपत्ति। पाठ का सार यानी समरी। लेखिका द्वारा प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के द्वारा शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। ये पूरा पाठ जो है वो समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को समर्पित है और उनकी पत्नी को। उन्होंने किस तरह शिक्षा और समाज में किस तरह क्रांतिकारी परिवर्तन किए, संघर्ष किया, ये पाठ उन्हीं की कहानी कहता है। लेखिका कहती हैं कि सामाजिक विकास के आंदोलन में 5 प्रमुख लोगों में महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम नहीं लिया जाता है, उनका नाम शामिल नहीं है।
क्योंकि सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। जिन लोगों ने ये सूची जारी की, जिसमें समाज सुधारकों का नाम है, 5 समाज सुधारकों का नाम है, फुले जी का नाम शामिल नहीं है। ये जो सूची बनाने वाले लोग थे, ये पूंजीवादी सामंत वर्ग थे, यानी ये उच्च जाति के थे, उच्च वर्ग के लोग थे, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उच्च वर्ग को। इसीलिए इन्होंने ज्योतिबा फुले का नाम शामिल नहीं किया। ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी पुरोहितवादी मानसिकता पर खुला हमला बोला। जो समाज में इस तरह से पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने जो इस तरह से ढोंग और पाखंड का जो इतना समाज को भ्रमित करने के लिए, समाज को जो सही राह नहीं दिखाते, ऐसे इन्होंने मंत्र और ऐसे इस प्रकार की विधियां, इस प्रकार की परंपरा इन्होंने समाज के ऊपर लाद दी, इसका इन्होंने विरोध किया। और पूंजीवादी वर्ग, जो पैसे वाला, रुपए पैसे वाला, जो जिसके पास खूब धन दौलत है, जमींदार वगैरह, इन लोगों ने भी जो निम्न जाति के लोग हैं उन पर अत्याचार के नए नए तरीके खोज निकाले। तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से वर्ण के आधार पर होता है, जाति के आधार पर और वर्ग के आधार पर, बच्चों, काले गोरे का, अमीर गरीब का, ऊंची जाति, छोटी जाति, निचली जाति, दलित वर्ग, ये इस प्रकार का जो शोषण है, जो भी समाज में शोषण है, वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और उनका कहना था कि शोषण के खिलाफ दलितों को तो आवाज उठानी ही चाहिए, साथ ही साथ स्त्रियों को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, उन्हें भी आंदोलन करना चाहिए। और यहाँ लेखिका ने उनकी पुस्तकों के भी नाम बताए हैं। गुलामगिरी, श्वेतकर याचा आसूड़, यानी ये श्वेतकर याचा आसूड़, बच्चों, आसूड़ ये जो है ना, ये मराठी भाषा में एक उनकी पुस्तक है जिसका अर्थ है किसानों का संघर्ष, हिंदी में कहेंगे किसानों का संघर्ष, सार्वजनिक सत्य धर्म। ये पुस्तकें हैं जिनमें हमें ज्योतिबा फुले जी के मौलिक विचार, यानी कि उनके वास्तव में उनके विचार क्या थे, हम उनके विचारों से अवगत हो सकते हैं। हम उनके विचारों को इन पुस्तकों को पढ़कर जान सकते हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। वे कहते थे, जिस परिवार में पिता बौद्ध, यानी पिता बौद्ध धर्म को मानने वाला, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। यानी ऐसा परिवार जिसमें सब विभिन्न धर्मों के, जातियों के लोग हैं, शामिल हैं, वो कहते थे कि वह एक आदर्श परिवार है, क्योंकि सब आपस में एक ही फिर उद्देश्य उनका हो जाता है और आपस में वे भेदभाव नहीं करते। तभी तो एक परिवार बनता है, तभी तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी तो एक परिवार की वो परिभाषित हो पाते हैं एक परिवार के रूप में। तो उनके अनुसार ऐसा परिवार आदर्श परिवार है, क्योंकि जहां जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं ताकि वह पुरुषों के समान स्वतंत्रता न ले सके। अब ज्योतिबा फुले ये भी कहते हैं कि जो इस प्रकार के नियम बनाए गए कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, जो सामंत वर्ग ने, जो पूंजीवादी वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है, उन्होंने जो इस प्रकार के नियम बना दिए, जो इस प्रकार के समाज में परंपराएं चला दी, तो क्यों चलाई? क्योंकि वे चाहते थे कि पुरुष आधिपत्य समाज हो, कि पुरुषों का शासन चले, स्त्रियां कुचली जाती रहें, यानी स्त्रियां अपनी स्वतंत्रता अनुभव ना करें, वो अधीन रहें पुरुषों के। इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन फुले दंपति ने इसका विरोध किया और ज्योतिबा फुले का ये कहना था कि तभी समाज प्रगति कर सकता है जब स्त्रियों को भी समानता मिले, और ऐसा तो पुरुषों ने अपने फायदे के लिए किया है, तभी उन्होंने स्त्रियों पर इस प्रकार के रोक लगा रखी है, प्रतिबंध लगा रखे हैं कि उन्हें स्वतंत्रता न मिले। ज्योतिबा फुले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। उन्होंने क्या किया, जो पहले से चली आ रही विवाह की विधि थी, जो उसमें जो मंत्र वगैरह होते थे, तो उन्होंने उनको जांचा परखा तो उन्हें वे गलत लगे। उन्होंने अपनी इस नई विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, पुरानी विधि थी विवाह की, उसमें ब्राह्मण का स्थान था और उसमें ऐसे मंत्र लिखे हुए थे जिनसे पुरुष जो था वो स्त्री को अपने अधीन रखे। उन्हें ये पसंद नहीं था।
उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई और उन्होंने उसके स्थान पर वो मंत्र तो हटा दिए और उन्होंने ऐसे मंत्र रखे जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सके। वो ये उनका मानना था, वो ये मानते थे कि ऐसे मंत्र होने चाहिए जिन्हें वर वधू समझ तो सके, तभी तो वे जीवन में उसका पालन करेंगे। यदि ऐसे मंत्र रख दिए गए जिसमें पुरुष का आधिपत्य है, स्त्री उसकी गुलामी कर रही है, तो ऐसे का क्या फायदा। या ऐसे मंत्र जिन्हें वर वधू ही नहीं समझ पा रहे हैं तो वे उन्हें अपने आचरण में कैसे लाएंगे। उन्होंने इस तरह से पुरुष प्रधान संस्कृति समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए। उसके स्थान पर उन्होंने जो नए मंगलाष्टक तैयार किए, उन्हें मंगलाष्टक कहा जाता है, जिसमें उन्होंने जो मंगलाष्टक तैयार किए उनमें ऐसा भी लिखा है एक जगह कि वधू वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। कितनी बढ़िया बात है बच्चों। आप ये देखिए कि फुले जी के विचार कितने उच्च थे, कितने महान थे। इस प्रकार उन्होंने मंगलाष्टक में ये जो बात थी इस तथ्य को शामिल किया। 1888 में ज्योतिबा फुले ने महात्मा की उपाधि लेने से इनकार इसलिए कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि इससे मेरा संघर्ष जो है वो जारी नहीं रह पाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने ये कहा कि मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को उपाधि मिल जाती है वो मठाधीश हो जाता है। मठाधीश मतलब केवल एक ऑर्डर देता है, अपनी जो उसके सबऑर्डिनेट होता है उनको ऑर्डर देता है, बस। उन्होंने इस उपाधि को इसलिए लेने से भी इनकार कर दिया कि मैं अपना संघर्ष जारी ना रख सकूंगा और मैं उतने खुले रूप में आवाज नहीं उठा पाऊंगा। एक आम इंसान ही मुझे रहने दें, मैं एक आम इंसान ही रहना चाहता हूँ, मुझे कोई उपाधि वगैरह नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने मना किया। और फुले जी के व्यक्तित्व की एक विशेषता ये भी है कि उनकी कथनी उनके आचरण और व्यवहार से मेल खाती थी। वो जो कहते थे वो करते थे और पहले स्वयं करते थे। वो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया। उनकी पत्नी जब उनसे शादी हुई और घर आई तो उन्होंने उन्हें मराठी भाषा भी सिखाई, के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी सिखाई। इस संबंध में एक बात भी है कि सावित्री बाई जो थी वो भी पढ़ने में बहुत रुचि रखती थी और बचपन से ही उनकी रुचि थी। तो एक यहाँ पर छोटी सी कथा भी लेखिका ने बताई है कि एक बार बचपन में गांव के हाट बाजार में गई तो वहां कुछ खरीदारी करी उन्होंने और कुछ खा रही थी। तो खाते खाते इधर उधर घूम रही थी तो मिशनरी वहां पर बैठे थे, वे गा रहे थे अपने जो उनके धार्मिक जो उनके उसको बोलते हैं क्या, सॉन्ग्स बोलते हैं, तो वो मिशनरी वो सब कर रहे थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगा तो वो सुनने लगी सावित्री। तो लाट साहब ने देखा तो उन्होंने उन्हें कहा कि इस तरह से घूमते घूमते खाते नहीं है, ये अच्छी लड़की ऐसे नहीं करती। तो एकदम सावित्री बाई ने जो खा रही थी उन्होंने वो कूड़ेदान में फेंक दिया। तो लाट साहब बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें एक पुस्तक दी और उन्हें कहा कि इसको पढ़ना, और अगर पढ़ नहीं सकती हो तो इसमें जो तस्वीरें हैं वो देखना, तुम्हें अच्छी लगेंगी। तो जो सावित्री थी वो पुस्तक बड़े प्यार से घर लेकर आई और जब घर पहुंची तो पिता को पुस्तक दिखाई तो पुस्तक को पिताजी ने क्या किया, कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम मिशनरियों की किताब पढ़ेगी, ये भ्रष्ट कर देंगे। इस तरह से मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कूड़ेदान में फेंकी। लेकिन सावित्री बाई को ये पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ने में भी रुचि थी और दूसरी बात किसी ने प्रेम से भेंट दी थी, वो उसका भी इस तरह से तिरस्कार नहीं कर सकती थी। तो सावित्री बाई ने उस पुस्तक को कूड़ेदान से उठा लिया और उसे छिपा कर रख दिया और उन्होंने उसे छिपाए रखा, अपने पास रखा उन्होंने। और जब उनका विवाह हुआ तो अपने साथ वे वह पुस्तक लेकर आई और उन्होंने फिर जब वो ज्योतिबा फुले ने उन्हें शिक्षित किया फिर उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा। तो ये भी पता चलता है कि उनकी बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि थी। और फिर विवाह के उपरांत ज्योतिबा फुले का साथ मिल गया। ज्योतिबा फुले उनको गाइड करते थे, उनके लिए मार्गदर्शक भी बने। तो इस तरह से वे भी आगे बढ़ी। फिर 14 जनवरी 1848 को भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना पुणे में हुई। निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए
पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को बहुत सी बाधाओं, लांछनों और बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, उन पर लांछन लगाए, उन्हें तिरस्कृत किया। और तो और जब वो सावित्री बाई जो है ये जब पढ़ने के लिए जाती थी, जब ज्योतिबा फुले ने इन्हें पढ़ाया, तो लोग जो है ना वो इनके ऊपर गोबर भी फेंकते थे, लांछन भी लगाते थे और फब्तियां भी कसते थे, व्यंग भी कसते थे। लेकिन इन्होंने सब विषम परिस्थितियों का सामना किया हिम्मत के साथ। ज्योतिबा फुले के जो पिता थे वो भी धर्मभीरू थे, है ना। और उन्हें जब उनके जो जिसको कहें उनकी जाति वालों ने जब कहा कि भाई तुम अपने तुम्हारे बहू बेटे जो हैं वो दलितों के पास जाते हैं और उनको पढ़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो हम तुम्हें जाति से, तो वो डर गए, है ना, धर्मवीर थे, डर गए और उन्होंने अपने बहू बेटे को घर से निकाल दिया। इसी समाज के डर से सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया जाता था। जैसे मैंने बताया कि कभी तो गोबर फेंका जाता था, कभी लांछन लगाए जाते थे, कभी फब्तियां कसी जाती थी, व्यंग किए जाते थे, लेकिन सब कुछ इन्होंने सहा। उन्होंने 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया। 50 वर्ष बच्चों बहुत बड़ी बात होती है। 50 दिन क्या 50 मिनट भी कोई विषम परिस्थितियों में अगर अपनी जिंदगी को सही ढंग से जी ले तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उन्होंने 50 साल तक ये किया और उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों, अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर काम किया। मतलब उन्होंने इतना तक किया कि जब उन्होंने देखा कि पानी नहीं है, दलित वर्ग को पानी की आवश्यकता, तो उन्होंने अपने घर में जो पानी की सप्लाई थी वो उन्होंने उनके लिए खोल दी। और इस तरह से खुद तो उनके साथ किया ही किया, मतलब बिल्कुल एक हो गए। और वो ये मानते थे कि ईश्वर ने सबको बनाया है, सभी एक समान है। ये तो छोटी बड़ी जाति के, तो ये जो सामंत वर्ग है और जो ब्राह्मण वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, ये सब इनका किया धरा है। इसलिए उन्होंने किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर भी काम किया। वे दलितों और शोषितों के हक में खड़े हो गए। महात्मा फुले और सावित्री बाई का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक मिसाल बन गया। उनका जीवन आज एक उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इस तरह से उन्होंने जिस तरह से समाज में लड़ाई लड़ी, अपने लक्ष्य के लिए वो आगे ही आगे बढ़ते रहे। उन्हें कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ा, किंतु वे रुके नहीं और अपने लक्ष्य को अंत में उन्होंने प्राप्त कर ही लिया। और हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं बच्चों कि इस तरह से उन्होंने आज के जो दंपत्ति हैं उनके सामने भी वे एक आदर्श दंपत्ति कपल के रूप में सामने आते हैं, जैसा कि मैंने पाठ परिचय में आपको समझाई दिया ये बात। आइए अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, ज्योतिबा फुले का नाम आज समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में 5 समाज सुधारकों का नाम लिया जाता है। इनमें ज्योतिबा फुले का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। ज्योतिबा फुले ने सदैव सामंत वर्ग का, पूंजीवादी वर्ग का और ब्राह्मण वर्ग जो उच्च वर्ग के में ये लोग आते हैं, इनका विरोध किया। और इस तरह से जो ब्राह्मण जिस तरह से सामाजिक व्यवस्था चाहते थे उसका भी उन्होंने विरोध किया। ना तो ब्राह्मण चाहते थे कि जो शूद्र हैं या जो निम्न जाति के लोग हैं वे पढ़ें लिखें और उन्हें शिक्षा का लाभ हो, है ना, और वो इस तरह से आगे बढ़ पाए। और पूंजीवादी वर्ग भी ये चाहता था कि जो निचला वर्ग है उसका शोषण किया जाता रहे। इसीलिए वे लोग खिलाफ थे और इसीलिए उन्होंने इनका नाम उस सूची में, समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके तो प्रतिनिधि थे यहाँ पर सूची बनाने वालों में। अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति होता तो बात ही कुछ और होती, तब तो उम्मीद है कि उनका नाम शामिल किया जाता, परंतु ऐसा नहीं था। अगला प्रश्न, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? शोषण व्यवस्था ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले के खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे। उन लोगों ने बहुत अधिक व्यवधान उत्पन्न किए। सामंत वर्ग ने, उच्च वर्ग ने उनका शोषण किया और उनके ऊपर लांछन लगाते थे, उनके आगे विकट स्थितियां उत्पन्न कर देते थे। और तो और उनके साथ ये भी किया कि उन पर लांछन लगाए जाते थे
और उन्हें अपनी जाति से बहिष्कृत करने के लिए उनके पिता पर दबाव डाला। और जो उनके पिता थे वो भी धर्म भीरू थे तो डर गए। धर्म भीरू कहते हैं जो धर्म से डर जाए, है ना, अपने कर्म से डर जाए, तो डर गए और उन्होंने भी अपने बहू बेटे को घर से निकाल दिया। उन्हें ये भी सहन करना पड़ा। और जब सावित्री बाई जाती थी पढ़ने के लिए पाठशाला, तो क्या होता था कि रास्ते में लोग उन्हें गालियां भी देते थे, उन पर पत्थर उन पर थूकते भी थे और उन पर गोबर भी डालते थे। और इस तरह से ये सारी चीजों का सामना किया उन लोगों ने, इतने लांछनों का, इतनी अड़चनों का सामना करते हुए वे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और उसकी ओर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। क्योंकि इन लोगों ने ऐसा, सामंत वर्ग ने इसलिए ऐसा किया, षड्यंत्र इसलिए रचे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि समाज में बदलाव आए, क्योंकि ऐसा होने से उनकी अपनी स्थिति डामाडोल हो सकती थी और वे चाहते थे कि वे शोषक बने रहें और निचले वर्ग को शोषित करते रहें, अपनी स्वार्थ पूर्ति करते रहें, अपनी जेबें भरते रहें। इसीलिए उन्होंने ये सब किया। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में अपने उत्तर दीजिए। बच्चों, आप इसका दोनों तरह से उत्तर लिख सकते हैं, या तो आप पक्ष में दे सकते हैं या विपक्ष में दे सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता सकती हूँ और बता रही हूँ यहाँ पर, आप जिसमें मर्जी लिखें, पक्ष में लिखें, विपक्ष में लिखें, या फिर आप दोनों में लिख दें। आपको जैसा उचित लगे विचार अपने भी शामिल कर सकते हैं। ज्योतिबा फुले ने ये माना कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। ये उनका विचार था, उन्होंने लिखा है इस बारे में। लेकिन इसके पक्ष में हम ये कहेंगे कि जिस परिवार में विभिन्न धर्मों जातियों को मानने वाले लोग हों, है ना, परिवार वो विभिन्न धर्मों का परिवार हो, तो वहां धर्म के नाम पर कभी भी संकीर्णता, तुच्छ विचार नहीं पनपेंगे और वे सब लोग अपने अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातों का अनुसरण करेंगे। और इस तरह से ऐसा परिवार समाज के लिए मार्गदर्शक और एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। और अगर हम इसके विपक्ष में लिखें तो हम विपक्ष में ये लिख सकते हैं कि इस तरह के परिवार की केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं। वास्तव में ये आदर्शवादी विचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब हम इसको व्यावहारिक रूप में अगर हम इसके विषय में सोचें तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि परिवार में जब विवाह होता है तो ये बड़े बुजुर्गों के सहमति से होता है और जो परिवार के नियम चले आते हैं, परिवार के नियमों को सबको पालन करना होता है। तो इसीलिए परिवार ये भी देखता है कि अपनी संस्कृति, अपने समाज का व्यक्ति हो। इस तरह से अलग अलग विचारों को अपनाने के लिए, अलग अलग धर्मों को अपनाने के लिए सहज रूप से लोग तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि सभ्यता, संस्कृति सब धर्मों की अलग अलग है तो वो मेल नहीं खाएगी, तो टकराव की स्थिति होगी, अतः इससे बचना चाहते हैं। अगला प्रश्न, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार बहुत कुछ किया जाना चाहिए, जिनमें शामिल हैं, सबसे पहली बात कि स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाएं। ये नहीं कि पुरुषों को ही अधिकार हो और स्त्रियों को उनकी स्वतंत्रता का अनुभव ना कराया जाए, ऐसा ना हो। और विवाह विधि में स्त्री पुरुषों के लिए समान मंत्र होने चाहिए और मंत्र ऐसे हों जो वर वधू दोनों को समझ में आए, तभी वे उसका आचरण करेंगे। और इसके लिए ज्योतिबा फुले ने नए मंगलाष्टक तैयार किए, जिसमें उन्होंने ये कहवाया कि जो वधू है वो वर से कहती है कि तुम मुझे स्त्री स्वतंत्रता का अनुभव कराओगे, क्योंकि मैंने स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया, मेरा साथ दोगे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि स्त्री समानता के लिए तो ये सब किया ही जाना चाहिए। और उन्होंने इसको केवल कहा नहीं बल्कि अपने जीवन में भी इसको उतारा और उन्होंने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वयं अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उन्हें समाज में शिक्षित किया। सबसे जो मुख्य बात उभर कर आती है वो यही उभर कर आती है कि स्त्रियों को शिक्षित किया जाए और उन्हें अधिकारों से वंचित न रखा जाए। इससे ही समाज आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न, सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप में लिखिए। सावित्री बाई के जीवन में निम्नलिखित क्रांतिकारी परिवर्तन आए। पहला तो तब हुआ जब वे 7 वर्ष की बालिका थीं और हाट गई थी, अपने गांव के हाट में गई थी, कुछ खरीद कर और कुछ खा रही थी। ईसाई मिशनरी बैठे हुए वे उनका सुनने लगी, तो लाट साहब ने उन्हें बुलाया और वे उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें समझाया कि घूमते घूमते खाना उचित नहीं है।
तो उन्होंने उनकी बात तुरंत मान ली और जो खा रही थी वो फेंक दिया, और उन्होंने पुस्तक दी, और पुस्तक भी जो उनको दी पिता ने तो फेंक दी कूड़ेदान में, परंतु उन्होंने उसे उठा लिया और छुपा कर रखा, और फिर विवाह के बाद उस किताब को वो उन्होंने पढ़ा। तो इससे उनके जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मतलब वो इतनी जिज्ञासु थी, पढ़ना चाहती थी कि इसमें लिखा क्या है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई मराठी भाषी थे, लेकिन उन्होंने केवल मराठी का ही अध्ययन नहीं किया बल्कि अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। तो ये इससे भी पता चलता है कि मतलब उनमें लगन थी पढ़ने की। जो आप सोचिए कि आज भी सभी स्त्रियों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। आज से कितने वर्षों पूर्व की बात हम बता रहे हैं, है ना, बहुत पुरानी बात हम बता रहे हैं। हम लगभग 70-80 साल पहले की स्थिति क्या रही होगी आप समझ सकते हैं। उस समय के जमाने में और समाज के द्वारा बहिष्कृत किए जाने, समाज के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी इतनी हिम्मत दिखाना और अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखना बहुत बड़ी बात है एक स्त्री के लिए, और उन्होंने ये कर दिखाया। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन आया उनके जीवन में। और ज्योतिबा फुले से तो विवाह करने के बाद उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आए। परिवर्तन तब से थोड़े बहुत शुरू हो चुके थे बचपन से, जब 7 वर्ष की थी तब से, जब लाड साहब ने पुस्तक दी थी। लेकिन मुख्य रूप से जो उनका चरित्र उभर कर आता है वो ज्योतिबा फुले के साथ जब उनका विवाह हुआ उसके बाद, क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया, उनका मार्गदर्शन किया ज्योतिबा फुले ने, और इस तरह अपने पति के साथ मिलकर फिर उन्होंने 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेट निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्या पाठशाला की भी स्थापना की। और उसके बाद तो कई जगह उन्होंने ये कई विद्यालय खोले कन्याओं के लिए, और इस तरह से उन्होंने जो शोषित वर्ग है उसके लिए बहुत कार्य किया, दलितों के लिए बहुत कार्य किया, स्त्रियों के लिए बहुत कार्य किया, अनाथों के लिए बहुत कार्य किया। शोषक वर्ग ने जितनी भी रुकावटें उनके मार्ग में उत्पन्न किया, सबको दूर करते हुए वे निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। इस तरह से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर हम समाज में निम्नलिखित परिवर्तन करना चाहेंगे। पहला, हम ज्योतिबा फुले के विचारों से पूरी तरह से सहमत हैं कि स्त्रियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए हम जहां अभी भी भारत के कई हिस्सों में जहां पर ये संकीर्ण विचारधारा लोगों की है कि स्त्रियां वंचित रखी जाएं शिक्षा से, हम उनको शिक्षित करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वे भी अपने घर की कन्याओं को पढ़ाएं। और स्त्री शिक्षा के लिए हम विद्यालय भी खुलवाने में मदद करेंगे समाज में। और नारी के अधिकारों के लिए हम बात करेंगे। युवा पीढ़ी होने के नाते हम ये करेंगे कि हम अपने घर में जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, स्त्रियां हैं, जो भी, हम पहले इस लेवल पर शुरू करेंगे, उनको अधिकार देंगे और फिर जब खुद विवाह करेंगे तो अपनी पत्नी को भी पूरा अधिकार देंगे और उसे स्वतंत्रता का एहसास कराएंगे। और समाज में जितने भी दलित लोग हैं, निचले वर्ग के लोग हैं, हम उनको यथासंभव जितना हमारे से संभव हो पाएगा सुविधाएं प्रदान करेंगे और वे शिक्षा प्राप्त कर सकें इस बात का हम उचित ख्याल रखेंगे और उनको पूरी तरह से सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिए अगर हमें कहीं किसी परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह मशवरा परामर्श करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे और उन्हें भी समझाएंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है, क्योंकि शिक्षा के महत्व को समझकर ही व्यक्ति अपने परिवार की कन्याओं को, बच्चों को शिक्षित करता है और इसी से समाज की प्रगति होती है। अगला प्रश्न, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? आज के समाज में हम देखते हैं कि कथा कथित पढ़े लिखे कहलाने वाले दंपत्ति कुछ साल और कई बार तो हम देखते हैं कि प्रेम विवाह भी करते हैं, यानी लव मैरिज, और विवाह कुछ साल साथ रहते हैं, फिर पता नहीं एक दूसरे की कमियां नजर आने लगती हैं। पहले तो प्यार में अंधे हो जाते हैं, फिर विवाह कर लेते हैं, ज्यादातर ऐसा देखा गया है आज के जमाने में। और फिर उसके बाद एक दूसरे की कमियां नजर आने लगती हैं और फिर एक दूसरे से अलग होने का वो निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसे, मैं ये नहीं कह रही हूं इस आज मंच के द्वारा, यूट्यूब के मंच के द्वारा, कि ऐसा ही हो रहा है, पर ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसे दंपत्तियों के लिए फुले दंपत्ति एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक मिसाल बनकर आए हैं, क्योंकि जो ऐसे दंपत्ति हैं, ऐसे कपल हैं कि जो पहले प्रेम विवाह करते हैं, प्रेम में अंधे हो जाते हैं, फिर बाद में एक दूसरे की कमियां ही उन्हें नजर आती हैं, एक दूसरे से अलग होने का निर्णय कर लेते हैं और फिर
बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है और एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, बहुत गलत इल्जाम लगाते, आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे की जड़ें खोदने का प्रयास करते हैं, इसी में अपनी इतनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जीवन प्रेरणा का स्रोत है, उनके लिए एक आदर्श मिसाल है। उन्होंने किस तरह से दोनों ने साथ मिलकर काम किया, किस तरह से ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उन्हें हर कार्य में स्वतंत्रता भी प्रदान की, पढ़ाया भी लिखाया। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि दोनों का एक दूसरे के प्रति तथा अपने लक्ष्य के प्रति जो समर्पण था वो समाज को एक आदर्श दिखाता है, समाज को उसका अनुकरण करना चाहिए। ऐसे आधुनिक दंपतियों को, प्रबुद्ध वर्ग के दंपतियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, फुले दंपति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाया था, क्या उसी का अगला कदम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है? हाँ, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं। वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो लागू हुआ है, वो जो फुले दंपति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाए थे, जो वे कहना चाहते थे, जो वो समाज की प्रगति जिस प्रकार चाहते थे, उसी का ये अगला चरण है। क्योंकि यदि बेटी को अगर हम बचाएंगे, बेटियां, क्योंकि हम देखते हैं कि बेटियां अगर नहीं बचाई जा रही, क्योंकि अभी भी देश के कई हिस्सों में गर्भपात करा दिया जाता, गर्भ में ही पहचान हो जाती है और पता चलता है कि कन्या है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ये जो भ्रूण हत्या कराई जा रही है, इसके खिलाफ भी आवाज उठाई जानी चाहिए, आवाज उठाई जा रही है कई जगह पर। तो इसलिए बेटी बचाओ, तो इसलिए बेटियों को बचाओ, उन्हें जन्म दो। अगर क्या हुआ, बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, और बेटियों को बचाओ और उनको पढ़ाओ भी, और उनको कन्या को जन्म दो और उसको पढ़ाना भी हमारा कर्तव्य, जिस तरह से हम बेटे को पढ़ाते हैं। दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उनको पहले बचाना है, बचा कर उनको जन्म दें, हम उन्हें पहले गर्भ में ही ना मारें और फिर हम उन्हें पढ़ाएं, तो पढ़ी लिखी बेटी समाज का उत्थान ही करेगी, बल्कि अपने घर को भी, जहां उसका जन्म हुआ है वहां पर भी, और जब विवाह होकर दूसरे परिवार में जाएगी तो वहां पर भी वो पढ़ाएगी ही, अपनी आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को भी वो पढ़ाएगी। तो इस तरह से समाज तो प्रगति करेगा ही करेगा। और इस तरह से जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो फुले दंपति है कि उनके प्रयासों को आगे ही बढ़ाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव यानी ब्राह्मण शर्मा गए। ये बात ज्योतिबा फुले ने कही है। यानी जब पुरोहितों को पता चला कि अब तो दलित भी पढ़ने लगे, अब तो शूद्र भी पढ़ने लगे, निम्न जाति के लोग भी पढ़ रहे हैं, तो सच का सवेरा, ये सच जब सामने आया तो वेद डूब गए। तो जो अपने आप को इतना ज्ञानी कहते थे, वो कहाँ गया उनका ज्ञान? कहाँ गया ज्ञान? विद्या शूद्रों के घर चली गई। यानी जो वेद की बात वो करते थे कि वेदों में ये लिखा है, वेदों में नहीं लिखा। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि शूद्रों को ना पढ़ाया जाए, कि इंसान में भेद किया जाए। वो तो वेदों का बहाना करके शूद्रों को, निम्न जाति के लोगों को, दलित वर्ग को शिक्षा से दूर रखते रहे, ताकि उनका वर्चस्व, ब्राह्मणों का, पुरोहितों का वर्चस्व, उनका आधिपत्य, उनका बोलबाला समाज में रहे। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, जबकि वेदों में ये नहीं लिखा है। तो वेद डूब गए मतलब सच का सवेरा, मतलब सच्चाई सामने आते ही कहाँ गया उनका वो ज्ञान। ये बात व्यंग्य रूप में कही गई है। ये पंक्ति, विद्या शूद्रों के घर चली गई, क्योंकि शूद्रों को पढ़ाया लिखाया ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने, उन्होंने प्रयास किए, जिसके कारण वे पढ़ने लिखने लगे, तो विद्या उनको भी आ गई, है ना। और भूदेव शर्मा गए, और ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं बचा। क्या बोलते कि ब्राह्मण बोलो, अब तुम भूदेव, तुम्हें भूदेव की उपाधि दी जाती है ना, ब्राह्मण को भूदेव की उपाधि भी दी जाती है, कि बताओ। तो उनके लिए, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा। वो क्या कहते? वास्तव में वेदों में कहीं नहीं लिखा। और ये बात किसे, सबको पता चल गई। जब शूद्रों ने भी वेद पढ़े, जब वो शूद्रों को भी शिक्षा मिली, तो उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो गया। इस तरह से इस पंक्ति के माध्यम से फुले ने उन पुरोहितों, उन ब्राह्मणों पर व्यंग्य किया। अगला देखें, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। फुले जी का ये मानना था कि
जो शोषण की व्यवस्था समाज में इस समय लागू है, यानी कि उनके समय में जो समाज में नियम लागू हो रहे थे, जो परंपरा चली आ रही थी, जमींदार, पूंजीवादी वर्ग, सामंत वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों पर शोषण करता था, उन पर अत्याचार करता था। तो इस तरह से वे कहते थे कि उन निम्न वर्ग के लोगों को, दलितों को आवाज उठानी चाहिए। क्यों वे शोषण को मान लेते हैं? विरोध करें, उसका विरोध करेंगे तभी उन्हें अधिकार मिलेगा, और ये हर इंसान का हक है। और वे कहते थे, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि केवल दलितों को ही ये शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, बल्कि स्त्रियों को जो दबाया जा रहा है, स्त्रियों पर शासन करने के, स्त्रियों को अपने गुलाम रखने के जो पुरुषों ने नियम बनाए हैं, उसके खिलाफ भी स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। स्त्रियों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, उन्हें भी आंदोलन करना चाहिए। वो किस लिए इतना दुख सह रही हैं? वो किस लिए पुरुष की गुलामी करें? इसका ये मतलब है कि दोनों को समान अधिकार मिले। वो ये चाहते थे कि जो पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, स्त्रियों की राय भी नहीं ली जाती किसी कार्य में, ऐसा ना हो। उन्हें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्त्रियों को भी, और स्त्रियों को इसके लिए स्वयं आंदोलन करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उनका ये कहना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पहला, स्वतंत्रता का अनुभव से लेकर हर स्त्री की थी। संदर्भ सहित व्याख्या तो आप लिखते रहे होंगे, आपको आता भी होगा, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। आपने इसके बारे में ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित पाठ ज्योतिबा फुले से उद्धरित है या अवतरित है। इसकी लेखिका सुधा अरोड़ा है। ये प्रसंग उस समय का है जिसमें ज्योतिबा फुले ने नए मंगलाष्टक तैयार किए, क्योंकि पुराने जो विवाह विधि के जो मंत्र थे, उनमें पुरुषों का आधिपत्य नजर आता था। वे उन्हें मंजूर नहीं था, क्योंकि वे समझते थे कि इससे स्त्रियों की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और वे स्वतंत्र नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने जो नए मंगलाष्टक तैयार किए और उनका जो विचार था, ये उसी के विषय में है। फिर आप व्याख्या लिखें। पुरोहितों द्वारा जो पहले से बनाए गए जो विवाह विधि के जो मंत्र थे, उनमें पुरुषों का आधिपत्य ही नजर आता था, और ऐसे मंत्र थे जिन्हें वर वधू समझते ही नहीं थे, जो उन्हें समझ में ही नहीं आते थे। तो इस तरह से उनको ये महसूस हुआ, ज्योतिबा फुले को, कि इस तरह के मंत्र जो खुद ही उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं वर वधू के, तो वे क्या उन्हें आचरण योग्य बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन्होंने नए मंगलाष्टक तैयार किए, और उन नए मंगलाष्टकों के अनुसार जो वधू है वो वर से यही कहती है कि स्वतंत्रता को कैसी होती है, मैंने आज तक इसका अनुभव नहीं किया है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तुम आज ये संकल्प लो कि तुम मुझे इसका एहसास कराओगे, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र स्त्री के रूप में जीना चाहती हूँ। अगला देखें, मुझे महात्मा कहकर से अलग ना करें तक। इसका भी संदर्भ तो वही रहेगा, और प्रसंग में लिख सकते हैं आप। जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया जाने लगा, तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ ये मना कर दिया और कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। क्या? तो आप उसमें लिखें, ज्योतिबा फुले को 1888 ईस्वी में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे महात्मा नहीं बनना चाहते, उन्हें लगता है कि वे आम आदमी ही रहें, तो जो उनका संघर्ष है वो उसे जारी रख सकते हैं, और वे आम आदमी, आम इंसान ही बने रहना चाहते हैं। क्योंकि महात्मा बनकर वही उनका ये मानना था कि मठाधीश बन जाता है व्यक्ति, जो लोगों को ऑर्डर देता है। तो वो कहते थे, मुझे किसी प्रकार की कोई उपाधि, कोई पदवी नहीं चाहिए, मैं कोई मठाधीश नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे तो एक आम आदमी यहाँ बने रहने दें, जिससे कि मैं संघर्ष को जारी रख सकूं, और खुले रूप में मैं इसको करना चाहता हूँ, एक आम आदमी बनना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ ये जोड़ देंगे तो मैं उतनी खुले रूप में संघर्ष अपना जारी नहीं रख पाऊंगा। वो कहते थे कि मुझे इसकी कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं कोई पदवी ग्रहण करूं, मैं कोई अपना नाम कमाऊं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इस तरह से समाज से कट जाऊंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। और बच्चों, दोनों जो खंड हैं उनमें आप विशेष तो आप लिख ही सकते हैं कि ज्योतिबा फुले के पहले वाले में लिख सकते हैं ज्योतिबा फुले की स्त्रियों के विषय में उनकी क्या सोच थी, इस पर इस विचार व्यक्त किए गए हैं, और दूसरे में फुले जी थे, उनके विचार क्या थे, स्वयं के विचार क्या थे, उनका आचरण कैसा था, वो दिखावटीपन के विरुद्ध थे, पाखंड नहीं करते थे, और बिल्कुल सच्चे इंसान थे, आम इंसान की तरह जीवन जीना चाहते थे, सादगी का जीवन जीना चाहते थे, है ना। दूसरे वाले में आप ये लिखें। और इस तरह से भाषा तो दोनों में बच्चों आप देख रहे हैं कि प्रवाहमयी खड़ी बोली है,
ये 2-3 पॉइंट आप ऐसे विशेष में लिख सकते हैं। और इस तरह से कि ये उनके जो उन्होंने सामाजिक कार्य किए उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपकी कक्षा के अन्य पाठ और जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, उसे देखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। छात्रों, आपसे एक और निवेदन है। सुनो कहानी एक ऐसा चैनल है जो खबरी ऐप पर है। ये मेरा ही चैनल है। इसमें कहानियां हैं, कहानियों की श्रृंखला है सुनो कहानी। चैनल का नाम है सुनो कहानी। इसे देखिए, सुनिए कहानियां और सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से आपने हिंदी गुरुकुल पर अपना प्यार दर्शाया है उस तरह से खबरी ऐप पर भी अपना प्यार दर्शाइए और उसे बुलंदियों तक ले जाइए। मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। और कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आपको पाठ कहाँ तक समझ में आया। छात्रों, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अधिक प्रेरणा प्रदान करते हैं और बहुत खुशी होती है मुझे। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के क्वेश्चन के आंसर भी मैं दूं जो आप पूछना चाह रहे हैं कमेंट्स में। कोशिश पूरी करती हूँ। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।